नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार देर शाम नीमबाहेड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लिया और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है। विधानसभा चुनाव से पहले हमने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पेपर लीक मामले में एसआईटी के गठन करने के मामले में कहा कि हमने एसआईटी का गठन करके पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है और मामले में लिप्त कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का प्रत्याशी के तौर पर सूची में नाम आते ही वैभव गहलोत जिले में सक्रिय होने लगी हैं। इसी दौरान वैभव गहलोत देर रात आहोर एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दरअसल कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवर लाल मेघवाल के बेटे किशन की शादी थी। वहीं वैभव गहलोत शादी समारोह में पहुंचकर नवदंपति को आशीर्वाद देते हुए नजर आए। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने चर्चा भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। स्टेशन पर शहर अध्यक्ष राकेश जैन और लव कुमार शर्मा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीनाथपुरम में कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग भी सम्मिलित होंगे। गुरुवार को दोपहर 3 बजे कुरेल नदी पर बन रही लालपुरा बागदा पुलिया का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे बागदा गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। स्पीकर बिरला शुक्रवार को इटावा और कोतवाली में आयोजित टिफिन विद दीदी कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से संवाद करेंगे। उधर कल कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें कटुमर विधानसभा क्षेत्र के समूची निवासी संजना जाटव को भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें, संजना जाटव कांग्रेस की जिला पार्षद है और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से प्रत्याशी रही है। पहली बार कटुमर विधानसभा क्षेत्र से भरतपुर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। उधर जैसे ही कार्यकर्ताओं के उनके टिकट के फाइनल होने का पता चला तो उन्होंने माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। नमस्कार। मेरी जो कटुमर की जनता है, मेरी भरतपुर की जनता है, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को और पहली बार पार्टी में लोकसभा में उतारा है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं यह अपील करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपनी कटुमर की जनता और अपनी भरतपुर की जनता, उधर से मैं उनकी बेटी हूँ और इधर से भी बहू हूँ, तो उनकी बेटी और बहू उनका साथ हमेशा रहेगा और पहले भी रहा था और इस बार भी रहेगा। मैं 36 कौम को बिरादरी को साथ में लेके चलूंगी। मकराना के विधायक जाकिर हुसैन केसावत ने धमकी और गाली गलौज करने के मामले में जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और नाराजगी जताते हुए जल्द कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जाकिर हुसैन का कहना है कि पुलिस ने महज 45 मिनट में ही आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सरकार के दबाव से प्रेरित बताया है। गौरतलब है, विधायक जाकिर हुसैन को 11 मार्च को राजेंद्र चौधरी नाम के युवक ने फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे पास परसों 11 तारीख को 10:53 पे एक मोबाइल पे मेरे पास फोन आया, तो मैंने उनका फोन उठाया, तो मैंने कहा बोलिए। उसने मेरे पास, मैं आपको वीडियो ऑडियो भी सुनाऊंगा, उसने मेरे साथ अव्यवहार भाषा का इस्तेमाल किया। तो जाकिर एमएलए मकराना बोल रहे, मैं हाँ बोल, क्या कह रहा है? कह रहे तेरी इतनी क्या हिम्मत हो गई, तू रिचपाल मिर्जा के खिलाफ तूने अपने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी। मैंने क्या लगा दी? तू क्या बकवास कर रहा है? किससे बात कर रहा तू? तो उसने कहा मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरी टांगे तोड़ देंगे, तेरे मार देंगे, और तेरे साथ उसने गाली गलौज की मेरे साथ में। मैंने कहा बकवास मत कर, फोन रख नीचे। तो ये जैसे उसने मेरे साथ में बात की, मेरे मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग है। अब हुआ यूं
रिपोर्ट तो मैंने कराई, मेरे को जान से मारने की धमकी दी, हाथ पे तोड़ देंगे, गाली गलौज की। उसको लेके पुलिस प्रशासन ने उसको कल रात को 11 बजे अरेस्ट किया। तो सीआई साहब ने बोला मेरे को कि इसमें कार्रवाई हमने कर दी, कल अरेस्ट कर दिया और अभी इसको 151 के अंदर इसको हम पाबंद के लिए एडीजीएम साहब के पास भेज रहे हैं। तो मैंने सीआई को बोला, मैंने कहा आप 151 में इसको कैसे पाबंद किया? इसने मेरे को जानलेवा हमला करना, टांगे तोड़ना, जो ऑडियो आपको दी, कितनी बुरी बुरी गालियां निकाली है। और ऐसे मुलजिम को आप इस तरह से छोड़ देंगे? एक मैं मकाना का विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, 3.25 लाख वोटरों ने मुझे चुना है और इस तरह से इनके हौसले इतने बुलंद है, मेरे जैसे को धमकी दे रहे हैं। वो आम आदमी क्या होगा? लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों की घोषणा की ठीक बाद सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे। टोंक से हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाने समेत लोकसभा चुनाव पर विस्तार से पायलट ने अपनी बात रखी है। सीएए के मुद्दे पर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर सचिन पायलट ने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने तमाम मुद्दों पर, आइए आपको सुनाते हैं। पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोजगार संबंधी कानून लेके आती, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती, हम उसका स्वागत करते। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है तो सरकार कोई भी हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव ने सीएए नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, उनको जनता नकार चुकी है। कपिल देव ने कहा कि राहुल एक तरीके से लोगों के लिए हंसी का पात्र बन चुके हैं, जिसके चलते उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। वहीं उन्होंने सीएए को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देती रही है जिनको देश में रहने का अधिकार नहीं। देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भारत सरकार ने, सरकार की कैबिनेट ने आज उसको लागू करने का काम किया। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उसके मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में पहले से ही था कि हम तो हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम लागू करने का काम करेंगे। उसके लगातार संसद में चर्चा भी हुई, लोगों ने उसका विरोध भी किया। उसके बावजूद भी सरकार ने जो कहा वो किया। उस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी, यानी जिस काम को बोलते हैं उस काम को करने का काम करते हैं। उधर सीकर में विश्व प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम के वार्षिक फाल्गुन लक्की मेले का आज तीसरा दिन है। मंगलवार को बाबा श्याम का तिलक हुआ। तिलक की वजह से सोमवार रात 10 बजे से मंगलवार शाम 4 बजे तक आम दर्शनों के लिए मंदिर बंद था, जिसके बाद शाम 4 बजे के बाद दर्शन शुरू हुए। मेले के बीच अब बाबा श्याम की सुबह और शाम की आरती का समय भी बदल गया है। अब सुबह की श्रृंगार आरती 7:45 और शाम की आरती 7 बजे होगी। बता दें, हर अमावस्या या विशेष पर्व पर बाबा खाटू श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाती है, जिसके चलते मंदिर में दर्शन बंद रखे जाते हैं। गौरतलब है कि बाबा खाटू श्याम का मेला इस बार 21 मार्च तक चलने वाला है। कोटा के संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और उनकी टीम ने बता चले कलेक्टर कार्यालय का, एडीएम कार्यालय और कलेक्टर परिसर सहित 20 कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान 361 कार्मिकों में 166 अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर कार्यालय में परिवादों के निस्तारण की स्थिति, ई फाइलिंग, लंबित प्रकरणों, डिस्पोजल टाइम सहित विभिन्न जानकारियां ली है। उन्होंने राजकाज पोर्टल इनबॉक्स चेक पर ई फाइल पेंडेंसी की भी जांच की है। एडीएम प्रशासन कार्यालय में भी जाकर ई फाइलिंग की स्थिति की जांच की और बाकी जानकारियां ली।
खबर आबू रोड से है, जहां हीरा कॉलोनी में एलएनटी की ओर से किए जा रहे सीवरेज के काम के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 मजदूर दब गए, जिससे दोनों मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से हुआ, जिसकी कीमत दोनों मजदूरों को जान देकर चुकानी पड़ी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज सुबह 6:30 बजे इतला मिली कि कॉलेज के पीछे जो एल&टी की जो सीवर लाइन का काम चल रहा है, वहाँ पर काम करते हुए मजदूर मिट्टी में दब गए। इस पर तुरंत पुलिस पहुँची। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, एल&टी कर्मचारियों द्वारा वहाँ काम करने वाले मजदूरों को जनता के सहयोग से 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिनको तुरंत इलाज हेतु हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर 2 की मृत्यु होगी और 2 सही सलामत है। पालिका सुबह जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि ये एक्सीडेंट हुआ है, जेसीबी अवेलेबल कराने के लिए सूचना आई हमारे पास, तो हमने तुरंत प्रवास से जेसीबी वालों को बुलाया और एल&टी के जितने कर्मचारी है इनको सबको बोला तो जेसीबी वगैरह लाओ, जो उसको निकालने के लिए व्यवस्था की जा सके, पहले तो लाइफ सेविंग की जान बचाई जा सके। दूसरा सबसे बड़ा इन्होंने लापरवाही बरती। उनके जो काम करने का मापदंड है उसके तहत इन्होंने कोई किसी के हेलमेट पहने हुए नहीं थे, ना इनके कोई इंजीनियर थे, साथ में काम करने वाले बेचारा चारों कर्मचारी जो नीचे उतरे होते हैं उनको बताने वाला नहीं था कि ये सब चीज़ें हो जाएगी। इस तरह से ये बड़ी घटनाएं रही। सुबह नगर पालिका की पूरी हमारी टीम, हमारे 3-4 जमादार है, वो नगर पालिका की जेसीबी और पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा, पूरा प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर रहा, एम्बुलेंस और बाकी लोग भी मानव जो सेवा संस्था के जो जुड़े हुए लोग वो काफ़ी मात्रा में उन्होंने अपने हाथों से घरों से गेती पावड़े तगारें जो भी यूज मदद कर सकते हैं वो सब मदद करने का पूरा प्रयास किया। ये सुबह की घटना है। पहले से होल खुला हुआ, चैम्बर अंदर लगे हुए थे, चैम्बर से कनेक्शन कर रहे थे। ये सीवरेज का काम चल रहा है आबू रोड में। ये एल&टी का ठेका है। एल&टी ने आगे सबलेट करके शर्मा जी के नाम के किसी ठेकेदार को ठेका दे रखा है। उसके 8 आदमी आज सुबह यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसमें 2 सुपरवाइजर थे, 2 जेसीबी के ड्राइवर थे और 4 लेबर थी। 4 लेबर जो जैसे ही कनेक्शन के लिए पाइप के वहाँ उतरी तो ऊपर से मिट्टी धस गई। गीली मिट्टी थी, सुरक्षा के मानक पूरे अपना ही नहीं गए थे, तो 4 जनों को अब बाहर तो निकाल दिया। पुलिस और प्रशासन की मदद, श्रीमान एसडीएम साहब भी मौके। नायब सिंह सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मामटिया और नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा की अगुवाई में छुडावा कस्बे स्थित श्री कल्याण जी मंदिर के सामने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत हासिल कर दोबारा हरियाणा में भाजपा सरकार बनाएगी। खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के गंगाधर थाना क्षेत्र के तलावली गांव में बीती रात एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। उधर हत्या की सूचना मिलते ही गंगाधर डीएसपी सीआई ग्राम पंचायत तलावली के सरपंच सीएचसी चौमहला पहुंचे, साथ ही कई ग्रामीणों की भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चाकू मार दिया और अपने सीएचसी चौमेला में अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे, जहां पर रामलाल पिता बगुलाल जाति प्रजापति निवासी तलावली ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसने बताया कि मेरा भाई श्यामलाल उम्र 35 साल, जो हमारे मकान पर बर्तन बनाने का काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा था, उसके हमारे गांव का जमाई मोहनलाल ने चाकू छुरे से वार करके घायल कर दिया, जिसको अस्पताल चौमला लेकर आए। इलाज के दौरान मेरे भाई की मृत्यु हो गई। रावत भाटा में अणु शक्ति उपभोक्ता भंडार में फर्जी दस्तावेज बनाकर पैसों के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। फरियादी येरुतमा पराशर के मुताबिक अणु शक्ति उपभोक्ता भंडार में बहुत बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करके जनता के पैसों को लूटा गया है, जिसका पूरा फायदा समिति अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद जंगम, सचिव नरेंद्र कुमार, अनूप झाला और मैनेजर रामेश्वर प्रसाद सेनी ने हटाया है। दुकान आपने ले ऐसे भी कोऑपरेटिव ठेके से ले
अच्छा तरीके से तो किसी हिसाब से ले रखी है, मतलब आपने कमीशन बेस पे हो या कमीशन बेस पे ले। अच्छा तो ये सरकारी सब्जी ये लाते हो तो ये सरकारी उपभोक्ता की दुकान नहीं, ये है? तो हम खुद ही लाते हैं। आप खुद हाँ, लाते हो? हमारा खुद का है। अच्छा तो आपका है तो ये सब्जी आप ही लाते हो, हाँ, उपभोक्ता भंडार से नहीं लाते हो? उनसे तो हमने कमीशन बेस पे दुकान ले रखी है, माल वगैरह सब कुछ हम ही परचेज करके लाते हैं। आप ही परचेज करते हो? अच्छा तो हमारे कोई पैसे से। हाँ जी, लिखित में होगा ना आपके पास भाई आपने इतने परसेंट में ले हाँ, रखी है, कितने परसेंट में ले 2.5%। 2.5%? अच्छा तो ये पैसा आप कैश में भी लेते हो, ऑनलाइन भी लेते हो, हाँ, तो ये उपभोक्ता भंडार में मतलब कैसे देते हो आप इस पैसे? बिल के थ्रू देते हैं ना। तो जैसे अभी उस दिन हमने भी सब्जी ली थी, हाँ। और भी लोग लेते हैं, तो वो जैसे जो बिल है वो तो ये तो उपभोक्ता ASU डॉट लगा हुआ है उसके ऊपर। हाँ। तो ये पैसे आपका नाम आता है उसके अंदर अकाउंट? तो अकाउंट तो मैडम आप किसी से भी ठेका लोगे तो मेरा ही नाम होगा। जैसे आप किसी भी दुकानदार को पैसा दोगे तो उसकी दुकान पे ही जाएगा ना। अभी मैंने ठेका ले रखा है तो मेरे नाम पे जाएगा ना। तो मैडम उनके वो तो सब, आप मेरी बात सुनो, वो तो सब ठेका ले रखा है तो मैं ही तो परचेज करूंगा, मैं ही खरीद। होता है, सभी कर्मचारियों की यही शिकायत थी। मेरे खुद से जब मैंने मेरी 2-3-4 बार परचेजिंग की, उसमें मेरे को ये चीज़ें भान हुआ तो मैंने वहाँ के जो मेन प्रबंधक हैं और उनसे जब ये सारी चीज़ें सहकारिता डिपार्टमेंट के जो उप रजिस्ट्रार महोदय उन सबसे पता किया, लेकिन मेरे को कहीं से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। और मेरा जो पैसा कंटिन्यू मेरे साथ में मेरे जो एम्प्लॉइयों का पैसा है वो सेम पैसा जो है वो दूसरे अन्य व्यक्तियों के खाते में चला जा रहा है। जबकि मेरे द्वारा एक बार इसकी जानकारी के लिए मैंने पूछा तो मीडिया के थ्रू मेरे को पता चला कि अध्यक्ष ने ये लिखा है कि हमने कमीशन बेस पे दुकान खोल रखी है और हमारी कोई लागत उसमें नहीं लगी है, जबकि वो दुकान भी हमारे NPCL विभाग की है। ये लोगों ने दुकान को अवैध करार करके एक दूसरे अन्य व्यक्तियों को मैसर्स के नाम से, कोई बबलू फ्रूट एंड वेजिटेबल के नाम से, उसको इन्होंने किराए पे और कमीशन बेस पे दे रखी है। प्रति जो सेल होती है उसमें ये कमीशन कोऑपरेटिव लेती है। इससे तो सीधा सीधा फंड में घाटा नहीं, पैसा ही कोऑपरेटिव स्टोर को नहीं पहुंचेगा। ये पैसा तो अन्यत्र किसी तीसरे आदमी के उसमें अकाउंट में जा रहा है। वो 2-3 अकाउंट है अलग अलग, कभी वो बबलू फ्रूट एंड वेजिटेबल में जाता है, कभी रवि साकेवाल के नाम में जाता है, कोऑपरेटिव के खाते में नहीं जा रहा है पैसा। उनको जब ऑनलाइन मैंने सामान खरीदा तो मेरे को ये पता चला कि वहाँ पे जो संस्था का ASUV डॉट के नाम से बिल मिलता है और जो पैसा है वो किसी थर्ड एजेंसीज को जा रहा है। कोरोना काल में हमारे लाखों रुपए की हमारी सब्जी और फल बिकते थे। लगभग 3 से 4 लाख रुपए रोज की सेल थी, क्योंकि प्रावतवाटा में कहीं दूसरी जगह कोई और अन्य सामान के लिए वाहन और ये नहीं अलाउ थे। तो कॉलोनी कैंपस में भारी एम्प्लॉइयों की डिमांड के अनुसार सेल बहुत ज़्यादा थी। मैडम इस पर तो मैं क्या बोलना चाहूँगा कि लास्ट के 5 साल के अंदर कोऑपरेटिव के अंदर इतनी धांधली चल रही है। डिपार्टमेंट भी संचालित करता है, डिपार्टमेंट का भी योगदान है, लेकिन डिपार्टमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और इसका जो संचालन ग्रुप है वो इस धांधली पे आ गया उसमें तो कि हमारा INTC के अंदर अनुच्छाया के अंदर एक सब्जी की दुकान है जो कि हमारे उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित की जा रही है। उसके अंदर ये इतना गबन चल रहा है कि हम लोग एक बिल देते, वो देते हैं अनुशक्ति उपभोक्ता भंडार का। मैं पेमेंट करता हूँ क्रेडिट कार्ड से, ATM से, तो जो उसका जो अलग से बिल निकल के आता वो आता है किसी दूसरे के नाम का। और जो बिल दूसरे के अकाउंट भी है उसमें नाम भी उसके अंदर है, और उसके अंदर GST जो है वो सहकारी उपभोक्ता भंडार का लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो होना नहीं चाहिए। आप ये देखिए मोबाइल के अंदर जो जा रहा है ये वाला, देखिए इसी मोबाइल से पेमेंट किया है, उसके ये बिल भी आपके सामने है। ये अनुशक्ति उपभोक्ता भंडार का है और ये बिल है ये वाला, ये अनुशक्ति उपभोक्ता भंडार का है। और ये जो बिल है ये इनका है जिसके अकाउंट में गया। ये तो थोड़ा फेड हो गया, लेकिन फेड होने के बावजूद भी आप ये देखिए मोबाइल के अंदर क्लियर नाम दिख रहा है, और एक अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा। 2-2, 3-3 अकाउंट अलग से बने हुए हैं जिनमें हर बार आप पैसा पेमेंट करोगे तो अलग अकाउंट में पैसा जाता है, और GST नंबर उपभोक्ता भंडार का यूज़ कर रखा है। इसकी हम लोगों ने कंप्लेंट भी की हुई है, मैनेजमेंट को भी कर रखी है, आगे भी कर रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही। ऊपर से नीचे तक मैडम सब मिले हुए हैं इसमें। पुलिस को कंप्लेंट डाली, पुलिस रिकॉर्डिंग कर, पुलिस भी गई थी वहाँ पर, हमने भी कंप्लेंट पुलिस को बोला था कि यहाँ है,
लेकिन पुलिस भी उसके बाद वहाँ पर गई थी, रिकॉर्डिंग भी करके लाई, उन्होंने भी परचेज किया, उनको भी सेम धांधली मिली। अमूल पार्लर का तो ये आलम है, उसका तो कोई बिल ही नहीं है मैडम। वहाँ सब कुछ टोटल कैश में पैसा ले रहे, कैश में कर रहे, और उसका जो डिविडेंड, अब अगर कैश में ले रहे हैं और बिल नहीं दे रहे, तो वैसे तो किसी भी बिना बिल के तो कोई सामान बेचना अपने आप में एक अपराध है। एनपीसीआई मैडम किसी इंडिविजुअल आदमी को देता ही नहीं है। एनपीसीआई ने सहकारी उपभोक्ता भंडार को दिया हुआ है, सहकारी उपभोक्ता भंडार को चलाना है। सहकारी उपभोक्ता भंडार ने डिपार्टमेंट को बिना बताए कमीशन खोरी पे और उस किराए पे वो दुकान किसी और को डिपोट कर रखी है, और उनसे किराए के रूप में भी खा रहे हैं, कमीशन के रूप में भी खा रहे हैं। और सामान देखो, सबसे बड़ा इसमें क्या है, बड़े बड़े ये जितने भी संचालन मंडल है, सभी घर पे फ्री फंड में सब्जियाँ जा रही है वहाँ से, उनको तो क्या कमीशन खोरी मिल रही है। मरे तो आम पब्लिक, उन आम पब्लिक की रेट क्या है, बाजार की रेट से भी ज़्यादा है। खबर जैसलमेर से है, जहां जिले की रामगढ़ ग्राम पंचायत में पिछले 8 सालों में पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं फर्जी आवंटन की जांच को लेकर सकारात्मक उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण 164 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए 14 मार्च से भूख हड़ताल की चेतावनी दे डाली। आदमी आज 6 बजे से बैठा हूँ हड़ताल में, भूख पता नहीं दे रहा। हमारे आदमी को पता दे दिया, भेज दी, और हमारे को नहीं दे रहा। उनने जो हमारे आदमी को दिया वो भी आबादी से मार दिया, और भी अब कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब भूख हड़ताल में अब मैं बैठूंगा, और बाहर वालों को पता दे रहे, हम भूख हड़ताल में अब बैठेंगे। 5 महीने से मैं धरने माथे बैठा है और कोई सुनाई मोरी होती को नहीं। अब तो सरकार भी बन गई और प्रशासन मोरी सुनाई कर तो को नहीं, और प्रशासन नहीं सुनाई करने वजह मैं केरे मोंगड़े जाऊँ, प्रशासन ने आऊँ। और यहाँ आदमी महीना कही रो भूख हड़ताल माथे बैठा, जनत कही रही हानि लाभ वो प्रशासन का वसीला, वो प्रशासन संभालेगी। खबर मऊ से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां रानीपुर 6 लेन के पास केमिकल से लदे डीसीएम का टायर अचानक फट गया। हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा में पैसे लेकर पास करने के मामले को लेकर एसीबी जयपुर की जांच टीम आज दूसरे दिन अजमेर में आरपीएससी के सदस्य मंजू शर्मा से पूछताछ कर की है। एसीबी टीम ने कल आरपीएससी की एक और सदस्य संगीता आर्य से उनके सरकारी बंगले में पूछताछ की थी। एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र राठौड़ अपनी टीम के साथ सुबह पहुंचे आरपीएससी कार्यालय और वहां पर उन्होंने तमाम पूछताछ की। यहाँ एसीबी में एक पूर्व का मामला है 191/23 जी जी बताएं सर, जिसमें 4 पहले हमारे अरेस्ट हैं गोपाल के साथ और ईओ भर्ती के संबंध में, और दूसरे संबंध में आज सदस्य मंजू शर्मा से अनुसंधान किया गया। सर कल खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर ब्यावर से है, जहां मसूदा उपखंड पर बनी राजकीय चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में कुत्ते घूमते नजर आ रही हैं, जिसके चलते मरीज भी काफी परेशान हैं। आलम यह है कि बीती शाम एक कुत्ता इमरजेंसी वार्ड में घुस गया और इमरजेंसी वार्ड में लगे पलंग पर चढ़ गया, जिसका वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया। वहीं अस्पताल प्रशासन इस घटना पर कोई उत्तर देने से बचता नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ के रावतसर के पुलिस थाने में पूर्व पालिका अध्यक्ष ने स्थानीय पालिका अध्यक्ष सहित 2 अन्य लोगों पर कुटरचित दस्तावेज के जरिए राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष ताराचंद मोची ने आरोप लगाया है कि साल 2017 में रावतसर में गंदे पानी की निकासी के लिए करीब 4 करोड़ की पाइपलाइन का काम फर्म के माध्यम से शुरू करवाया गया था। आपके माध्यम से मुझे भी संज्ञान में आया है कि रावतसर थाना में मेरे खिलाफ और नगर पालिका के अन्य जो कर्मचारी है उनके खिलाफ ताराचंद पुत्र छोटू राम ने अभी एफआईआर दर्ज करवाई है। मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि ताराचंद मोची जो कि पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से मेरे ऊपर एक खुद के नाम से नाजायज़ पट्टा बनवाने का दबाव डाल रहे थे, और लास्ट में जब मैंने इनको मना कर दिया तो इन्होंने देख लेने की धमकी देते हुए यहाँ से चले गए। उसके
खबर अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़िता ने अपने पति पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी को 7 साल से ज्यादा हो गई है और उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। इतना ही नहीं, उसके पति ने एक नाबालिग युवती से शादी भी कर लिया है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं ग्राम चोरोटी पहाड़ की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम कमरू खान है और मेरा नाम मतीना है। मेरा ससुराल ढोरडा है, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ बास। और मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ वहाँ मारपीट किए। मेरे ससुर हनीफ खान, सासू जुबेदा, देवर फयाज खान और मेरा हस्बैंड जाकर उन्होंने मुझे मारपीट। मैं आंगनवाड़ी में साई कपत पे जॉब करती हूँ और उन्होंने मुझे वहाँ मेरे साथ मारपीट की थी लाठियों से। और फिर वहाँ से मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने मुझे आते जाते वक्त रास्ते में भी धमकियाँ दी और मेरे बिना इजाज़त के वे दूसरी नाबालिग लड़की से शादी कर लाए। वो लड़की है हरियाणा की, लींगा पिपरोड़ी की। इस लड़के का नाम है साइमा, इसके पापा का नाम है रईस, इसके दादाजी का नाम है इसाक खान। जी, एक महिला एसपी ऑफिस में उपस्थित हुई और उनका ये कहना था कि उनकी शादी हुई पुलिस थाना MIA क्षेत्र में एक व्यक्ति से और उनके पति ने उनको मारपीट के घर से निकाल दिया है और अब उनके पति ने एक दूसरी शादी कर ली है। और सहारनपुर जिले में देर रात पंजाब पुलिस ने बड़ी दस्तक दी है। सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब में बड़े गोलीकांड को अंजाम देकर ये 14 अपराधी भागे थे। उसके बाद पंजाब पुलिस ने सहारनपुर पुलिस की मदद से थाना कुतुबशेर क्षेत्र के अलग अलग जगहों से इन्हें हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि पंजाब टास्क फोर्स का बड़ा दल पहुंचा सहारनपुर। पंजाब पुलिस थाना कुतुबशेर के अंदर सभी पकड़े गए अपराधियों के नाम और इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। जी हाँ, आज सुबह पंजाब पुलिस द्वारा एक सहयोग मांगा जाता है सहारनपुर पुलिस से। लुधियाना में 20 फरवरी को वहाँ पे 2 गैंगों के बीच में फायरिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें उनके द्वारा 307 का 147-48 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उनको ये सूचना मिल रही थी कि जो उसमें वांछित अभियुक्त हैं उनकी लोकेशन सहारनपुर में है। इस सूचना पर और हमने भी अपनी सर्विलेंस टीम को एक्टिवेट कर उनकी लोकेशन का पता किया। तो कुतुबशेर थाना क्षेत्र में कोलागढ़ जो इलाका है, वहाँ पे एक मकान में किराए पे लेके रह रहे थे वो लोग। टोटली फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।